साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में नतीजा बिल्कुल उलट हो गया। जी हां, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से फायदे में रहा है और एक तरह से महाराष्ट्र में नई सियासत नजर आ रही है। अब इस बीच नई हलचल, बड़ी हलचल ये है कि अचानक शिंदे गुट के नए सांसदों ने अपनी अलग से मीटिंग बुला लिए। जी हां, तो खबर यह है कि उद्धव ठाकरे अचानक एक्टिव हो गए हैं, सभी को फोन किया है और बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब वहां एकनाथ शिंदे के साथ बगावत होगी। महाराष्ट्र में क्या है नया बवाल, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त हलचल है, सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी प्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित हैं। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। अब पहले आप समझिए, जिस कांग्रेस पार्टी को कोई कहीं नहीं गिन रहा था वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। 13 सीटों पर कांग्रेस जीती है तो 9 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी ने बाजी मारी है, जबकि 8 सीटों पर शरद पवार की पार्टी जीती है और शिवसेना शिंदे गुट सिर्फ 7 सीटें जीत पाई। तो एनसीपी अजीत पवार भी सिर्फ एक ही सीट जीत पाए, यानी कि मामला पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नजर आया। अब कहानी है कि शिवसेना शिंदे गुट के जो 7 सांसद चुनाव जीते हैं वो एकजुट हो गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शिंदे गुट के सभी नए चुने गए 7 सांसदों ने मीटिंग बुलाई है। 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर बात की है और ये बातचीत तब हुई जबकि उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के जीते हुए सभी सांसदों को फोन किया और सभी को जीत की बधाई दी। लेकिन ये बधाई सिर्फ फोन कॉल करने या फिर बधाई देने से बहुत ज्यादा आगे का मामला था, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने सभी को एक बार फिर से एक साथ आने, एकजुट होने के लिए पुरजोर कोशिश करने की बात कही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि इसी साल विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, वो चाहते हैं कि शिवसेना के दोनों धड़े एक हो जाएं। इसीलिए अब वो शिंदे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि इसीलिए सुबह सुबह महाराष्ट्र में नया बवाल बखेड़ा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सभी शिंदे गुट के जीते हुए सांसदों को फोन किया, सभी को बधाई दी। लेकिन ये फोन कॉल बहुत कुछ कहने वाला था। इसमें बातचीत ये की गई कि अगर 7 सांसद एक साथ मिलकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में आ जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे गुट की ताकत भी सबसे ज्यादा होगी और एक तरह से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट ही बन जाएगी, क्योंकि 9 और 7 सांसद मिला दें तो दोनों के मिलकर 16 सांसद होते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और एक तरह से उद्धव ठाकरे नई कोशिश में ये भी जुटे हैं कि अगर शिंदे गुट के सांसद उनके साथ आ जाते हैं तो फिर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। जी हाँ, ये भी नई हलचल चल रही है, क्योंकि शरद पवार खुद नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से बातें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शरद पवार ने ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये प्लान दिया हो या आइडिया दिया हो कि अपनी पुरानी पार्टी यानी कि शिवसेना के जीते हुए 7 सांसदों से बात करें। हालांकि एक सांसद में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी हैं, हो सकता है कि उनसे बात पर्सनली ना हुई हो, लेकिन अगर 6 सांसद अलग होकर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, तो फिर 7वें को भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नया बवाल हो गया, नई सियासत नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, सभी को फोन कर रहे हैं और शिंदे गुट में बगावत की कोशिशों में जुट गए हैं। तो क्या वाकई में शिंदे गुट में इस बार बगावत होगी? क्या वाकई में शिंदे गुट के जीते हुए सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चले जाएंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। जाहिर है कि यूपी में मिली सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसी का नतीजा है कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लाभ में रही है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम खराब करने के क्या 4 बड़े कारण रहे। तो सबसे बड़ा रीजन जो माना जा रहा है वो है मायावती के कैंडिडेट्स का बिगाड़ा हुआ खेल। जी हाँ, आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष
विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही है। पश्चिम से पूर्व तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जो एनडीए कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाते रहे। पश्चिमी यूपी में मेरठ सीट हो, मुजफ्फरनगर सीट हो या फिर खीरी सीट, यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशियों ने बीजेपी का खेल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा बात करें घोसी सीट की, तो यहाँ पर भी मायावती के कैंडिडेट ने बीजेपी का गेम पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। इसी तरह चंदौली में बीएसपी उम्मीदवार शुरू से ही बीजेपी कैंडिडेट के लिए खतरा बने हुए थे और इसके अलावा मिर्जापुर में भी बीएसपी कैंडिडेट ने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय कर दिया, जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर भी बुरी तरह फंस गई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अखिलेश यादव ने कैंडिडेट देने में जो सूझबूझ दिखाई है, उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव को जनता ने और वोटर्स ने पूरा सपोर्ट दिया है। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई थी कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर निकले। यही कारण है कि धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते रहे। एक उदाहरण के तौर पर समझे तो फैजाबाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद लीड करते हुए शुरू से ही नजर आए। एक ऐसी कैंडिडेट को फैजाबाद में खड़ा करने का साहस ही अखिलेश यादव की सूझबूझ को, राजनीतिक सोच समझ को दिखाता है। इसी तरह मेरठ संसदीय सीट से जहां टीवी के राम अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, वहां से भी ऐसी कैंडिडेट को खड़ा करना अखिलेश की चुनावी समझ को बताता है। वैसे अखिलेश पर बहुत बड़ा दबाव था कि वो मेरठ जैसी सीट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करे, लेकिन अखिलेश ने अपनी चुनावी सोच समझ को दिखाते हुए वहां पर ऐसी कैंडिडेट को खड़ा किया। इसी तरह तमाम सीटों पर अखिलेश ने चुन चुन कर कैंडिडेट खड़े किए, भले ही वो अपने कैंडिडेट को बदलते रहे। इस बात के लिए उन्होंने बहुत आलोचनाएं भी सही, पार्टी के ही लोगों की नाराजगी को भी सहा, लेकिन अखिलेश शुरू से ही जानते थे कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी सीट पर जादू दिखा सकता है, इसीलिए अखिलेश कैंडिडेट बदलते रहे। लेकिन लास्ट में अखिलेश ने जिन जिन को चुना, उन सभी ने अखिलेश की साइकिल को रफ्तार देने में अपनी पूरी जी जान झोंक दी और नतीजे सबके सामने हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है राजपूतों की नाराजगी। यूपी सीएम को हटाने की अफवाह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में परसोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की गई। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी बड़ा मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी राजपूतों को टारगेट कर रही है। इसी बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह ये भी फैलाई गई कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिलती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और जिसका नतीजा ये हुआ कि राजपूत बीजेपी से नाराज हो गए। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कस्में खाई कि वो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर ठीक से बीजेपी ने कोशिश की होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे और समय पर राजपूतों की नाराजगी को दूर किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने कोशिश की ही नहीं। इसी बीच अखिलेश यादव ने राजपूतों को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिशें की और उसका नतीजा अब सबके सामने है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा रीजन है पेपर्स लीक और परीक्षाओं में देरी के चलते युवा पीढ़ी बीजेपी से बुरी तरह खफा थी। गाँव के लोगों के लिए जो बात सभी जातियों के लिए समान है वो है सरकारी नौकरी की तैयारी, जो सालों की मेहनत करके युवा पीढ़ी करती रहती है। ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, पिछड़ी जाति हो या अनुसूचित जाति हो, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन इसी बीच परीक्षा माफियाओं ने पेपर्स लीक और परीक्षा में देरी के चलते युवा पीढ़ी को गुस्से में ला दिया और इसी युवा पीढ़ी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत करीब दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक के चलते कैंसिल हो गयी। 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को तो यूपी का व्यापक घोटाला भी कहा गया। युवा बुरी तरह परेशान था और खफा था, जिसका नतीजा अब लोकसभा चुनाव के जरिए सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, यूपी में किन वजहों से बीजेपी का गेम बिगड़ा है? क्या ये 4 वजह मेन रही? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।